आइए अब हम देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। तो गति के द्वितीय समीकरण के निगमन के लिए हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। ऊपर जो आपने देखा था कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में एस दूरी जो विस्थापन हुआ, ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण जो है वो गति के विस्थापन को ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। और इस समीकरण में हम लोग देखेंगे कि विस्थापन का जो मान है वो निकाला जाएगा वेग की परिभाषा से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ठीक है, यानी एस, इसका मान हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे औसत वेग वाले सूत्र से। औसत वेग, अभी औसत वेग क्यों लिया गया उसका कारण हम बताएंगे आपको। औसत वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो वेग की जो परिभाषा है, वेग की परिभाषा से जो समीकरण जो सूत्र आता है विस्थापन बटे समय, तो वो प्रयोग किया गया। अब चूंकि यहाँ पर दो वेग हैं, जैसे आपने देखा था प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, ठीक है, तो ये u और v जो दो वेग दे रखे हैं इनका हमें औसत वेग निकालना पड़ेगा। तो उस औसत वेग के लिए इस सूत्र को हमने प्रयोग किया। तो अब औसत वेग किस तरीके से निकाला जाता है, तो दो वस्तुओं को औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को जोड़ेंगे और दोनों वस्तुओं को 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यानी जितनी वस्तुएं आपस में जोड़ी जाती हैं उतने का हम उसमें भाग लगा देते हैं। तो औसत वेग कितना हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा आपका u + v अपॉन 2, ये औसत वेग हुआ। विस्थापन कितना विस्थापन है, एस विस्थापन है। समयांतराल कितना लगा था, तो उसी तरह से t2 - t1 करके अगर चलाएं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, t के बराबर आएगी। तो यहाँ पर समयांतराल के लिए आप t लिख लेंगे। क्योंकि हमें सूत्र जो निकालना है यहाँ पर s का निकालना है, इसलिए s का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, ये मिलेगा आपको u + v अपॉन 2 × t, ठीक है। अब गति के प्रथम समीकरण से v का जो मान है v = u + at, इस समीकरण में यहाँ पर रखेंगे। तो s = u + at अपॉन में 2 और बाहर मल्टीप्लाई t से। समझ में आ रहा है सभी के, u + u दिस इक्वल्स टू 2u, बाद में फैक्टर वही at, बाहर ब्रैकेट लगाइए और t अपॉन 2। अब यहाँ पर दो काम एक साथ करेंगे, 2 का हमें डिवाइड करना है दोनों ही पदों के साथ में, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और t के ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखेंगे s = 2ut, यानी t का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, भाग और लगा देंगे, डिवाइड और कर दीजिए, 2 यहाँ पर आया इसके साथ में, प्लस a और t का, at पहले से ये t और t का मल्टीप्लाई होगा तो at² अपॉन फिर 2 से डिवीज़न 2, यहाँ पर 2 से 2 को काट दिया जाएगा, जो बचेगा वो आपके पास आएगा s = ut + 1/2 हाफ, या हाफ कह लीजिए, at²। ये वाला जो समीकरण है ये गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको पहला समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। देखते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब तक आपको पहला वाला समीकरण याद हो जाना चाहिए। तो पहला समीकरण था v = u + at। अब प्रश्न के अनुसार, समीकरण के अनुसार हम क्या कह रहे हैं कि उसके समीकरण के दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी इधर का वर्ग कर दीजिए स्क्वायर और इधर का पूरे का वर्ग। यहाँ पर इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो ये समीकरण बननी है आपकी a + b, ठीक है। a का काम यहाँ पर u कर रहा है, b का काम कर रहा है at, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसे ओपन करेंगे, ये और ये हो जाएगा a² + b² + 2ab,
ठीक इसी तरीके से आपको ये पदों को ओपन करना पड़ेगा, यानी इसका विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। तो ये होगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी बी का दोनों बी का स्क्वायर किया, प्लस 2 लगा के एक यू और एक बार ए टी। ठीक है, अब इस समीकरण में हमें गति के द्वितीय समीकरण का भी प्रयोग करना है, और हम देख रहे हैं कि गति के द्वितीय समीकरण में s इक्वल्स टू यू टू आता है, तो यू टू यहाँ दिखाई दे रहा है, और 1/2 ए टी स्क्वायर आता है, तो 1/2 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ए और टी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 2 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको गति के द्वितीय समीकरण के फॉर्म में, यानी उसके रूप में बनाया जा सकता है। देखते हैं कैसे। तो वी स्क्वायर, तो ये स्टेप हमने यहाँ पर कर लिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस दोनों स्टेपों में से आपको 2 और a इनको कॉमन लेना होगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2 और a को कॉमन लिया। इस वाले पद को अगर पहले लिख लें, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बचेगा केवल यू टी, प्लस इस वाले पद को अगर बाद में लिख लें तो 1/2, ये 2 तो ऊपर वाला तो वो बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से ए के बाहर आया, अंदर बचा ए के, और टी स्क्वायर को तो बाहर लिया नहीं, इसलिए यहाँ पर टी स्क्वायर। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू गति के द्वितीय समीकरण से आप क्या लिख देंगे, गति के द्वितीय समीकरण से ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पूरी वैल्यू को आप s के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास समीकरण आया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रिय छात्रों, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने तीनों गति के समीकरणों को ड्राइव करा। पहला समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन, तीसरा वाला था आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और ये तीनों ही समीकरण का प्रयोग किए जाएंगे जब वस्तु में त्वरण होगा। ठीक है, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन या चली गई निश्चित दिशा में चली गई दूरी आपकी विस्थापन, t आपका समय, a आपका त्वरण जो वस्तु चल रही है उसका त्वरण। ठीक है, तो ये जो समीकरण हैं ये गति के समीकरण कहलाते हैं, जो कि जब वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, यानी जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। यहीं पर एक चीज़ और आपको नोट में लिखा देते हैं, अगर वस्तु में मंदन हो रहा हो, यदि वस्तु में मंदन हो, ये सब परिभाषाएं जो आपको यहाँ पर मंदन या त्वरण वाली लग रही हैं, ये मेरे इसी चैनल पर आगे वाले जो वीडियो हैं पहले वाले, उन सब वीडियो में दे रखा है। ठीक है, तो जिन भी छात्रों को कैलकुलेशन में या बेसिक प्रॉब्लम आ रही हो वो पिछले वाले वीडियो में जाकर सभी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब वस्तु में मंदन हो रहा हो, मंदन का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु का वेग लगातार क्या रहा हो, घट रहा हो, वेग